स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम आपको बताएंगे एमपी बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एमपी बोर्ड का पैटर्न कैसा रहेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, और हम कम समय में, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है, लगभग 3 माह का हमारे पास समय बचा हुआ है, और हम कम पढ़ करके कितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और आप यकीन मानिए, जो आज मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा या फिर जो मैं आपको समझाऊंगा, आप उससे काफ़ी नंबर लेके आएंगे, यानी आपका टारगेट पूरे में पूरा का होगा। चलिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे हिंदी के बारे में, कक्षा 10 के बारे में, ठीक। और सबसे पहले आप इसको शेयर करिए और यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं हम सबका कोचिंग। जैसे आप बोलेंगे, स्पीक करेंगे, वैसे ये लोगो निकल के आ जाएगा। और आप सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और जैसे उनको लाभ मिलेगा वो भी आपको दुआएं देंगे, स्वाभाविक सी बात है। आप ये मत सोचिए कि हम किसी को शेयर नहीं करेंगे, आप सभी को शेयर करिए। जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उसके हिसाब से उसको नंबर मिलेंगे। सब संघर्ष का खेल है, जो जितना ज़्यादा संघर्ष करेगा उसके हिसाब से उसको उतना मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी के बारे में। कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे प्राप्त करें। चलिए देखिए, आज हम आपको बता देते हैं कि आपका जो पेपर है हिंदी, अभी हम हिंदी के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे सभी सब्जेक्टों के बारे में डिस्कशन करेंगे। हिंदी का जो पेपर है वो आता है 75 नंबर का। अच्छा, हमारा जो टारगेट है वो 75 में 75 का ही है, ठीक। यानी हमारा टारगेट है 75 में से 75 लाना, ठीक। ये हम टारगेट लेके चलते हैं। पेपर का पैटर्न देख लेते हैं कि आखिर पेपर में पूछा क्या क्या जाता है, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे ना पढ़ें, सारी समस्याएं दूर। अब आपको वही पढ़ना है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। आप यकीन मानिए, आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे और बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर लेकर के भी आए हैं। मेहनत करिए, बस हो गया। किस हिसाब से मेहनत करना है आपको ये देखना है कि आपको मेहनत कैसे करना है। अच्छा, हिंदी में हम बात कर रहे हैं एमपी बोर्ड पैटर्न की। हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं एमपी बोर्ड। टारगेट की अगर बात करते हैं, टारगेट हमारा 100%, ठीक। कम पढ़ के कैसे नंबर ज़्यादा लाएं, ठीक। पहले हम ये जान लेते हैं कि 75 नंबर का जो पेपर होता है उस 75 नंबर में आता क्या क्या है। पहले इस चीज़ से हम बिल्कुल वाकिफ होना चाहते हैं। तो चलिए आपकी समस्त समस्या को दूर करते हैं। पूर्णांक आपका रहता है, पूर्णांक आपका आएगा 75 का, यानी 75 नंबर का। अच्छा, इसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस जो आते हैं, वो भी जो मैं इनको शॉर्ट में लिखता हूँ, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे वो 30 अंक के आएंगे। कितने अंक के आने हैं? 30 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये 100% है। अच्छा, 30 अंक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये कहाँ से कितना कैसे पढ़ना है ये भी अपन डिस्कशन करेंगे। अब आपको मैं बताता हूँ 2 अंक के क्वेश्चन, 2 अंक के ये प्रश्न। 2 अंक के बेटा 12 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 12 प्रश्न। इस हिसाब से टोटल अंक कितने हुए? 12 दूनी 24, ये 24 अंक का आया। अच्छा, 2 में 12 प्रश्न कौन कौन से आने हैं, किस तरह पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सारी चीज़ें ये भी डिस्कशन होगा, सिर्फ आप देखते रहिए। अच्छा, 3 अंक की अगर हम बात कर रहे हैं, 3 अंक की प्रश्न, तो बेटा जो 3 अंक के प्रश्न है वो 3 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आने हैं? 3 प्रश्न। इस हिसाब से आपके पास टोटल कितना हुआ? 3 का 9, मतलब कुल 9 अंक का 3 अंक के प्रश्न मात्र 3 आएंगे। अब हम बात करते हैं 4 अंक के प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न के बारे में। 4 अंक के प्रश्न में 3 प्रश्न ही आने हैं। 3 प्रश्न आएंगे, तो देखिए 4 में 12 अंक। अब आप टोटल जोड़िए, चलिए
अब हम टोटल जोड़ के देखते हैं कि कितने अंक आ रहे हैं। देखिए कितना हुआ हमारे पास, कुल अंक देखा जाए, कुल अंक, कुल अंक बेटा 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 24 नंबर के दो नंबर के क्वेश्चन, 9 अंक के 3 अंक के क्वेश्चन और 12 अंक के आपकी 4 अंक के क्वेश्चन। इनको सबको जोड़ें, 2 9 11 4 15 की 5 हासिल 1, 2 1 3 3 3 6 1 7, ये नहीं बन गया आपका 75 अंक, पूरा 75 पूर्णांक, ये आपके पास बना 75 पूर्णांक 75 अंक का। अच्छा ये हमारे पास तरीका है कि हमको सबसे पहले, अच्छा ये 75 में आप सोचिए, आप इतना सोचिए कि अगर हम 75 में से 30 ऑब्जेक्टिव, अच्छा इसके लिए पास होने के लिए कितना चाहिए ये भी बता देता हूँ। हमको पास होने के लिए, पास के लिए मात्र चाहिए 25 अंक। कितने चाहिए? 25 अंक। जिनको पास होना है वो पास हो सकते हैं, जिनको परसेंटेज बनाना है वो यहाँ से परसेंटेज भी बनाएंगे। अब देखिए अगर हम 75 अंक में से 30 नंबर का केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो हमारे पास बचता है कितना? मात्र 45 अंक का पेपर। चलिए देखते हैं और हल करते हैं, हम आगे चलते हैं, अपने टारगेट को पूर्ण करते हैं। सबसे पहले आप देखिए पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, हम कैसे पढ़ें, किस हिसाब से पढ़ें कि हम कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाएं। वैसे एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। एक बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिला है और ना तो कभी किसी को कुछ मिलेगा। बस मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको किस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है और आपको उस हिसाब से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं आपको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो चलिए आपको कैसे पढ़ना है, देखिए आप पहले 30 नंबर का जो ओबीजे आना है, ऑब्जेक्टिव जो आना है आपका 30 नंबर का, ये 30 अंक के आने हैं बेटा। इसको 30 अंक का ऑब्जेक्टिव जो आना है, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं हालांकि बताऊंगा कि कहाँ से क्या आना है, पर आज आप एक काम करेंगे कि 30 अंक का ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए आप किसी भी परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन जो आपके पास गाइड वगैरह है, आप उससे ये 30 अंक के ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव जितने भी हों आप पढ़ लीजिए। 30 अंक के ऑब्जेक्टिव लगभग वहीं से आते हैं। और एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा। 2 अंक के कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है, कितना पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। 2 अंक के कितने प्रश्न आते हैं, अंक के कुल 12 आते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 12। इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि 2 अंक के प्रश्न जो 12 आते हैं वो कौन कौन से आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। आज हम सिर्फ आपके अभी 3 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए 3 अंक का जो प्रश्न है, आप एक काम करिए, 3 अंक का प्रश्न है, 3 अंक के 3 प्रश्न आते हैं। इससे पहले मैंने बताया आप ऐसे बना लीजिए, ठीक, इसको साइड में रखिए। सेम प्रोसेस आप करिए 4 अंक का, क्योंकि 4 अंक के भी तो 3 ही क्वेश्चन आते हैं। 2 अंक के 12 रहेंगे, 3 अंक के कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी कितनी? 3। 4 अंक के कुल अंकों की संख्या रहेगी कितनी? 3। ये सेम चीज़ें लिखी हुई होती हैं। कुल प्रश्नों की संख्या अगर मैं बोलूँ तो कुल प्रश्नों की संख्या की बात हो रही है। ठीक, चलिए मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। 3 अंक के कुल प्रश्न और ये बेटा है 4 अंक के कुल प्रश्न। तो 4 अंक के कुल प्रश्नों की अगर हम संख्या की बात करते हैं तो ये भी 3 ही रहते हैं। अब देखिए आप ऐसा बनाइए, 4 अंक का बेटा जो पहला क्वेश्चन आता है आपको मैं बता देता हूँ, वो आता है आपका आवेदन पत्र। आवेदन पत्र जिसमें टीसी का, सीसी का, लीव का या साफ सफाई का खूब पूछा जाता है, या शाला शुल्क मुक्ति का पूछा जाता है। पहले तो अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आवेदन पत्र आपसे वैसे भी लिखते बनना चाहिए। दूसरी चीज़, एक आता है बेटा आपके पास अपठित गद्यांश, 4 अंक का ही आएगा अपठित गद्यांश।
जिसको हम पैसेज कहते हैं, और उसी में ढूंढ के उसी में आपको आंसर लिखना रहता है। 4 अंक ये, 4 अंक ये। अच्छा बेटा एक आता है निबंध। निबंध ये भी 4 अंक का ही होता है, रूपरेखा सहित लिखना होता है, रूपरेखा सहित। अच्छा रूपरेखा क्या कहलाता है? रूपरेखा उसके टॉपिक्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आ गया, मान लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, तो रूपरेखा क्या बनेगा इसका? अगर हम रूपरेखा की बात करें, रूपरेखा प्रदूषण, पहले प्रस्तावना, फिर प्रदूषण क्या है, फिर प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कैसे फैलता है, प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं, फिर उपसंहार। आपको इन्हीं टॉपिकों के बारे में लिखना भी पड़ता है। अच्छा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा जो 2 अंक के प्रश्न होंगे, 2 अंक के, उन प्रश्नों के आंसर आपको लगभग लिखने होंगे 30 शब्दों में, लगभग 30 शब्दों में आपको आंसर लिखने ही होंगे, 30 शब्दों में। अच्छा जो 3 अंक के प्रश्न होंगे बेटा, उन 3 अंकों के प्रश्न लगभग आपको 80 शब्दों में लिखना होगा, और जो 4 अंक के प्रश्न है ना बेटा, 4 अंक के प्रश्नों को कम से कम आपको 120 शब्दों में लिखना होगा। इनको आपको इसी शब्द में लिखना है। 2 अंक के प्रश्न को 30 शब्द में लिखना है, 3 अंक के प्रश्न को 80 शब्द में, 4 अंक के प्रश्न को 120 शब्द में लिखना है। हाँ वो अलग बात है कि आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो 120 शब्द नहीं आ रहे हैं, वो बात की बात है कि आप अपठित गद्यांश लिख रहे हैं तो 120 शब्द नहीं आ रहे हैं, पर स्ट्रेटजी इसकी यही है कि आपको कितने अंक में लिखना चाहिए। ठीक है इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, लेकिन निबंध का तो आएगा ना, तो निबंध आपको ऐसा लिखना है कि 120 शब्द आ जाए। आपको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पटान कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ उतना ही लिखना है। ठीक है जो आप रूपरेखा पढ़ते हैं, जो टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, बस उसी के अकॉर्डिंग लिखिए। अगर आप 6 रूपरेखा में अगर आप 6 पॉइंट भी बना रहे हैं तो ऐसा सोचिए कि हम एक पॉइंट में अगर हम 20 शब्द भी लिखेंगे तो 6 टॉपिक में पूरे 120 शब्द हो जाएंगे, 20 चिक्का 120। देखिए 4 नंबर का एक आवेदन पत्र आएगा, वो आप देख सकते हैं, 4 नंबर का एक आवेदन पत्र। निबंध एक 4 नंबर का आएगा, अपठित गद्यांश एक 4 नंबर का आएगा, 4 3 12 अंक का पूरा ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आप ऐसे बना सकते हैं, बनाने के पश्चात आपको 2-4 निबंध के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अपठित गद्यांश आप तो वहीं पे पढ़ के लिख सकते हैं। आवेदन पत्र थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि कौन कौन, यानी आवेदन पत्र में आपको प्रैक्टिस करके रखना है कि हमसे लिखते तो बनना ही चाहिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये था देखिए 4 अंक के क्वेश्चन। अब 4 अंक के क्वेश्चन में आप अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। आवेदन पत्र में आप अपने परीक्षा बहुत अध्ययन से लगातार पढ़िए, ठीक है, देखिए उसमें अपने क्लास टीचरों से आप टिक करवा सकते हैं, टीचर से पूछिए। वैसे मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको ही पूरे सारी चीज़ें खुद ही बताऊँगा, ठीक है। और देखिए अब हमारे पास ये तो स्ट्रेटजी कंप्लीट हुई कि 4 अंक की क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं और 4 अंक में अपन को कितना सा पढ़ना है। ये हमारे पास था 4 अंक के लिए। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे आप कि आपको 4 अंक में क्या क्या पढ़ना है। ठीक चलिए हम इसको रखते हैं साइड पे। ये 4 अंक के लिए कि 4 अंक में आपको क्या क्या पढ़ना था, आपको यही बिल्कुल बनाना है। सेम ऐसे आप चाहे तो किसी कागज़ पे बना लीजिए, किसी एक जगह आप बनाइए कि हमारे पास 4 नंबर में क्या क्या आना है, क्या क्या पूछा जाएगा, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, मेहनत करना है। जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको वो मिलेगा भी, ठीक। और बिना मेहनत करने वालों को कुछ नहीं मिलता है। अच्छा आगे चलते हैं। 3 अंक के प्रश्न में क्या क्या आता है बेटा, आपके हिंदी में एक बनता है गद्य खंड, क्या बनता है, गद्य खंड, और एक बनता है बेटा पद्य खंड, ठीक। अच्छा गद्य खंड का मतलब है जिसमें कहानी, नाटक, एकांकी आता है। पद्य खंड का मतलब है जिसमें कविताएं रहती हैं। बेटा जो गद्य खंड आना है, गद्य खंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो गद्य खंड से एक क्वेश्चन बनता है बेटा संदर्भ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ठीक। क्या आना है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। मैं इसे और इधर लेके आता हूँ, ठीक। अच्छा गद्य का भी एक संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या आना है, पद्य से भी एक संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या आता है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। बस पहले ये जान लीजिए कि 3-3 नंबर में आते क्या क्या हैं। इसके पश्चात आप अगर देखेंगे तो 3 नंबर में एक और क्वेश्चन आता है जहां जो रहता है अनुच्छेद लेखन। अच्छा कुछ आपको यही जानकारी नहीं होगी कि अनुच्छेद लेखन क्या है। एक आता है विज्ञापन लेखन, विज्ञापन लेखन, विज्ञापन बनाने के लिए आता है कि विज्ञापन बनाना है, विज्ञापन लेखन कैसे लिखें, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। अनुच्छेद लेखन,
विज्ञापन अनुच्छेद कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक जैसे अगर मैं बात करूं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसके बारे में आपको अनुच्छेद करना है, लिखना है उसके बारे में, ठीक। यही अनुच्छेद लेखन। विज्ञापन लेखन, विज्ञापन कैसे निकाला जाता है, कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने चाहिए, इस सारी चीज़ों के बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। इस तरह करके 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे, तो मतलब आप गद्य खंड का संदर्भ प्रश्न व्याख्या, पद्य खंड का भी संदर्भ प्रश्न व्याख्या खुद ही पढ़ सकते हैं, ठीक। और कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है मैं आपको जल्दी बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के अंक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम इसी प्रकार अनुच्छेद लेखन में पूछा जाता है, अनुच्छेद लेखन हो गया, विज्ञापन लेखन हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। इनके बारे में हमारे पास पता होगा कि 3-3। अब आप स्वयं सोचिए, अगर हम ऑब्जेक्टिव 30 अंक का पूरा कंप्लीट कर लें, अगर हम क्या करें 30 अंक का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लें। चलिए मैं इसको साइड में रखता हूँ और देखता हूँ कि इसको आप देखिए कि क्या क्या पूछे जाने की संभावनाएं थी और क्या कितना कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए 30 अंक का हमको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, 30 अंक का ऑब्जेक्टिव। अगर हमसे ओबीजे बन गया 30 अंक का पूरा, तो पास तो मैं ऐसे ही हो गया, क्योंकि 25 में पास होना है, पास तो मैं ऐसे ही हो गया। अब देखिए 3-3 नंबर 4-4 नंबर के ये तो कोई भी व्यक्ति ला सकता है कि थोड़ी सी अगर आप मेहनत करेंगे, आवेदन पत्र 4 नंबर मिल जाएगा, फिर गद्यांश मिल जाएगा, निबंध से मिल जाएगा, यानी 4 अंक के 3 क्वेश्चन से आपको मिल सकते हैं 4-3 12 अंक। 3-3 नंबर में भी आपको पता हो गया कि गद्य खंड से पद्य खंड से आपको क्या आना है, संदर्भ प्रश्न व्याख्या। मुश्किल से 4-4 5-5 चैप्टर है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हम आपको बताएंगे। आप इसे 3 तिहाई 9 नंबर ला सकते हैं, 3 तिहाई 9, यानी ये हुआ 9, यानी आपके पास टोटल कितना कहलाया, अगर देखा जाए 9 2 11 1 3 1 4 1 5, यानी 51 नंबर का पेपर आपका हल हो गया, जो कि 50% से ऊपर है, क्योंकि 75 नंबर का पेपर आना है। टोटल आंसर कितना रहेगा, पूर्णांक रहेगा 75, और 75 50 से ऊपर हो चुका। चलिए 2-2 अंक के बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन भी हैं कि कौन कौन से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसके बारे में मैं सीधे सीधे डिस्कशन भी करूंगा। और साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 2 अंक के कौन कौन से प्रश्न। देखिए 3 अंक तो मैंने बता दिया, 4 अंक का पहले आप तैयारी करिए, ठीक है। आवेदन पत्र तैयार कीजिए, अपठित गद्यांश तैयार कीजिए, निबंध तैयार कीजिए, ये 4 अंक हुआ। फिर 3 अंक तैयार करिए, पद्य खंड से संदर्भ प्रश्न व्याख्या, पद्य खंड से गद्य खंड से। गद्य खंड का मैं कहूँगा कि आप थोड़ी सी समस्त पूरे चैप्टर ही पढ़ लीजिए, है ना, 4-5 पार्ट ही हैं उसमें, उसको अच्छे से पढ़िए। पद्य खंड संदर्भ प्रश्न व्याख्या कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, इसके लिए भी मैं डिस्कशन करूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं और पटांग तरीके से लिखते हैं, जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। तो हम डिस्कशन करेंगे कि किस हिसाब से लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक पा सकें। हमारा टारगेट सिर्फ इतना है कि हमें 75 में से 75 अंक लाना है, कोशिश तो कर ही सकते हैं, ठीक। तो 4 अंक के लिए और 3 अंक के लिए आपको पढ़ना है, और मैं 2 अंक की क्वेश्चनों को, 2 अंक के जो क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से 12 क्वेश्चन 2-2 अंक के आएंगे, है ना, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगा। तो सोचिए अगर हम 4-4 अंक के क्वेश्चन पा गए, यानी मिल गया हमें, अब 2-2 अंक के क्वेश्चन हुए, ठीक है, तो 2-2 अंक के 12 24 भी अगर क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, तो कितना हुआ 75। अगर आप 75 में से 75 नहीं भी पाए, ठीक, जैसे कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आपको पूरे में पूरा मिलना चाहिए। तो आप सोचिए अगर इससे किसी से 1-1 2-2 नंबर भी कटेंगे, तब भी तो आप 75 में से कम 70-72 नंबर तो पा ही सकते हैं, 70 नंबर तक तो ला ही सकते हैं, बड़े आराम से आ जाता है, ठीक। और बाकी आपको प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, अगर टीचर आपको अच्छे से प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के नंबर मिल जाएंगे आपको, तो 25 नंबर में से अगर आप वहाँ से प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल उठा लिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जित 25 नंबर का प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल में आपको 20 अंक तक मिला, तो 90 नंबर सभी विषय में आ जाएंगे। और अगर सभी विषय 90 नंबर, तो 90% तो आपको वैसे भी बन गया। तो टारगेट आप ही बनाइए कि हमको कितने परसेंट चाहिए, और उतने परसेंट के लिए आपको उतना मेहनत भी करना पड़ेगा। किस तरह से मेहनत करना है, कैसे मेहनत करना है, ये सब मैं आपको खुद बताऊंगा, ठीक। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मैंने आपको बता दिया कि 4 अंक के कौन से पढ़ना है, 3 अंक का कौन सा पढ़ना है, और कितने शब्दों में लिखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। 2 अंक के प्रश्नों को मैं जल्दी अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ, और 2 अंक के प्रश्न कौन कौन से आते हैं, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता चला होगा कि कितने कितने अंक के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे और हमको कितना पढ़ना है। तो 3 अंक के लिए, 2 अंक के लिए, 4 अंक के लिए, और ऑब्जेक्टिव आपको ये पूरा पढ़ना। ऑब्जेक्टिव आप बिल्कुल
सिद्धांत बना लीजिए कि आपके पास जो भी है परीक्षा बोध अध्ययन गाइड दिग्दर्शिका, फिलहाल आप उससे पढ़िए। मैं बहुत ही जल्द हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चनों को आपको अपलोड करके देने वाला हूँ, ठीक है, आप उसी से पढ़िएगा। उम्मीद है कि पूरे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। आप अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, ठीक, क्योंकि अब समय अपने पास नहीं है। इस वीडियो को अधिकतर बच्चों को शेयर करिए ताकि सभी को इसको लाभ मिल सके, और जो बच्चा जितना ज़्यादा संघर्ष करेगा उसे उतना ही मिलेगा। ओके बेटा, थैंक यू।